Hello, a very good afternoon to all of you. Welcome to Hindu newspaper analysis. So we'll discuss the important article in the Hindu edition today. So I have choose few articles from the Hindu edition. The very first article which I pick is with two new judges, Supreme Court back to its full judicial strength. ठीक है, तो we'll discuss what is the full judicial strength of the Supreme Court, what is the history behind it, how the Supreme Court has evolved, and what are the criteria for the eligibility criteria for the to be the judge of the Supreme Court. तो न्यूज़ क्या है कि जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह इज द फर्स्ट जज इन द टॉप कोर्ट फ्रॉम मणिपुर. ये एक न्यूज़ पूछ सकते हैं आपसे डायरेक्टली. ये ऐसे पहले जज हैं जो मणिपुर से सिलेक्ट हुए हैं. ठीक है. तो एंड द प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ऑन ट्यूसडे अपॉइंटेड जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह इज फ्रॉम मणिपुर एंड जस्टिस आर माधवन इज सुप्रीम कोर्ट जजेस. ठीक है. तो ये स्पेसिफिकली इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि पहली बार कोई मणिपुर से सुप्रीम कोर्ट में सिलेक्ट हुआ है. सो जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह. ठीक है. और जो फुल स्ट्रेंथ है, द फुल स्ट्रेंथ ऑफ द व्हाट फुल सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस इज 34. 33 प्लस सीजीआई है ना. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मिला के 34 होता है ओवरऑल. सो विल डिस्कस है ना. सुप्रीम कोर्ट की हिस्ट्री देखते हैं. पहले इसका नाम फेडरल कोर्ट था. ठीक है. द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया. सो इट वाज क्रिएटेड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. वेरी इंपॉर्टेंट. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इटसेल्फ ही काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्ट है. एज इन कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है 1935 का, इसको एक तरह से मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं. जैसे क्योंकि इंडिया में जितनी भी चीज़ें डिराइव की गई हैं, जितने भी बहुत सारी चीज़ें जो भारत में डिराइव की गई है, वो इसी एक्ट के थ्रू आया है. सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से क्या होता है, फेडरल कोर्ट बनता है. जिसको हम आज सुप्रीम कोर्ट कहते हैं. बैक देन इट वाज द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया. तो द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया वाज क्रिएटेड एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. ठीक है. एंड दिस कोर्ट सेटल डिस्प्यूट बिटवीन, उस टाइम पे प्रोविंसेस हुआ करते थे है ना, प्रोविंसेस एंड फेडरल स्टेट हुआ करते थे. तो उनके बीच में कोई भी अगर डिस्प्यूट होता था तो द जजमेंट वाज हियर बाय सब्सिक्वेंटली हाई कोर्ट में आता था. और हाई कोर्ट में अगर नहीं सुनवाई हो पाती थी तो पैरेलली क्या है, वो फेडरल कोर्ट में आता था. तो इनिशियली इसका नाम फेडरल कोर्ट था. इंडिपेंडेंस के बाद फेडरल कोर्ट और जुडिशियल कमिटी ऑफ द प्राइवी काउंसिल को रिप्लेस किया गया और उसका नाम रखा गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, विच फाइनली केम इनटू बीइंग इन जनवरी 1950. ठीक है. तो 1950 जनवरी में क्या बनता है हमारा, 1950 जनवरी में हमारा बनता है सुप्रीम कोर्ट. ठीक है. फाइनली जो इसका नाम होता है, इनिशियली तो इसका नाम क्या होता है, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, लेकिन 1950 में क्या नाम होता है इसका, सुप्रीम कोर्ट. तो जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1950 के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट में तभी बैक देन एक चीफ जस्टिस होते थे और 7 जजेस होते थे. ठीक है. 7 जजेस एंड 1 सुप्रीम कोर्ट. सो टोटल स्ट्रेंथ जो बेंच स्ट्रेंथ होता था बैक देन इन 1950, इट वाज 8 ओनली. लेकिन प्रेजेंटली कितना है, प्रेजेंटली जो नंबर ऑफ जजेस है, इट इज इंक्रीज बाय द पार्लियामेंट. करेंटली वी हैव 34 जजेस. तो अभी जो सुप्रीम कोर्ट का टोटल स्ट्रेंथ है वो 34 जजेस है, इंक्लूडिंग सीजीआई है ना. यानी 33 जजेस प्लस 1 सीजीआई हो गया. तो इनको टोटल काउंट करके कितना होता है, जो टोटल स्ट्रेंथ है, टोटल सैंक्शन स्ट्रेंथ, वो इट इज 34 राइट नाउ. ठीक है. अब ये ऑर्गेनाइजेशन है, देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का क्या ऑर्गेनाइजेशन है. नंबर ऑफ जजेस कहते हैं, तो क्या मैंने बताया अभी, करेंटली सैंक्शन स्ट्रेंथ कितना है, 34 है. 1 इज चीफ जस्टिस प्लस 33 अदर जजेस. एंड पार्लियामेंट जो है एक लेजिस्लेशन के थ्रू है ना, पार्लियामेंट बाय लेजिस्लेशन कैन इंक्रीज और डिक्रीज द नंबर. एक लेजिस्लेशन के थ्रू पार्लियामेंट अगर चाहे तो इस नंबर को बढ़ा भी सकती है और घटा भी सकती है, घटा भी सकती है. ठीक है. आपको लगेगा कि क्या सिर्फ बढ़ा ही सकते हैं, घटा नहीं सकते, बट इसको डिक्रीज भी कर सकता है. सो पार्लियामेंट बाय लेजिस्लेशन कैन इंक्रीज और डिक्रीज द नंबर. ठीक है. डिपेंडिंग ऑन द लेजिस्लेशन. अपॉइंटमेंट देखते हैं कि जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे करते हैं. तो सीजीआई जो होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अभी कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ साहब है ना. तो सीजीआई जो है बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर, एक और फैक्ट है, ट्रिविया है बेसिकली, जो चंद्रचूड़ है, डीवाई चंद्रचूड़, ये क्या है, यंगेस्ट जज है अब तक के सुप्रीम कोर्ट के. तो सीजीआई जो है, नॉट जज एज इन सीजीआई, यंगेस्ट सीजीआई ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. सीजीआई क्या है, बाय द प्रेसिडेंट के द्वारा ये अपॉइंट किए जाते हैं आफ्टर कंसल्टेशन विद सच जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एज ही डीम नेसेसरी है ना. कंसल्टेशन करना इतना मतलब, ये कंसल्टेशन ये एडवाइजरी है, बाइंडिंग नहीं है. ठीक है. तो बाई कन्वेंशन, कन्वेंशन के मुताबिक हम देखें तो सीनियर मोस्ट जज को ही अपॉइंट किया जाता है, लेकिन कुछ केसेस में इसका वायलेशन भी हुआ है. एट टाइम्स दिस कन्वेंशन वायलेटेड
बट सेकंड जजेस केस है एक, जो कर्टेल करता है डिस्क्रिशन को और कहता है क्या कि बाई कन्वेंशन आपको प्रैक्टिस में जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट को, बहुत सारी चीजें ऐसे कन्वेंशन से होती है, जैसे मैंने आपको बताया था प्रोटेम स्पीकर होता है। प्रोटेम स्पीकर क्या है, उसको भी बाई कन्वेंशन जो सीनियर मोस्ट होता है मेंबर उसको बनाया जाता है, लेकिन कई बार कन्वेंशन ब्रेक किया जाता है, जैसे इस बार भी हमने देखा क्या बनाया गया, जिनको जो एस सुरेश थे कांग्रेस के, उनका सीनियोरिटी ज्यादा था, लेकिन बीजेपी ने कन्वेंशन थोड़ा ब्रेक किया। तो जरूरी नहीं है क्योंकि ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, तो बाई कन्वेंशन ऐसा मानते हैं कि सीनियर मोस्ट जज को ही अपॉइंट किया जाता है। लेकिन सेकंड जज केस एक आया, उसने कहा कि ठीक है, ये आप ये डिस्क्रिशन को कर्टेल कीजिए और जो सीनियर मोस्ट जज है उसको ही अपॉइंट कीजिए। अदर जजेस जो हैं अदर देन सीजीआई, दे आर आल्सो अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस। और ये कंसल्टेशन कंपलसरी है ना। सीजीआई के केस में कंसल्टेशन अदर जजेस और हाई कोर्ट से लेना इट इज नॉट कंपलसरी, पर एज फार एज अदर जजेस आर कंसर्न्ड, तो प्रेसिडेंट जो है वो कंसल्टेशन लेते हैं सीजीआई से, एंड दैट कंसल्टेशन इज कंपलसरी, एंड सच अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एज ई डीम नेसेसरी। तो सीजीआई का जो कंसल्टेशन होता है अदर जजेस के लिए, लाइक 33 और जजेस है ना, 33, तो इनका अगर अपॉइंटमेंट करना है उसके लिए सीजीआई से भी कंसल्टेशन लेना पड़ेगा प्रेसिडेंट को। और अपॉइंटमेंट कैसे होता है, ऐसे होता है बाय प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद सीजीआई, एंड दैट कंसल्टेशन इज कंपलसरी एंड बाइंडिंग। ठीक है, तो ये हो गया। अब सुप्रीम कोर्ट जो एलिजिबिलिटी मैंने आपको बताई वो आर्टिकल 124 के थ्रू है। याद रखेंगे आर्टिकल कितना है, आर्टिकल 124। ठीक है, आर्टिकल 124, आर्टिकल कितना है 124। आर्टिकल 124 के तहत किसी भी इंडियन सिटीजन को जो 65 साल से कम के हो, ही इज एलिजिबल टू बी रिकमेंडेड, किसी भी नहीं, मतलब लॉ तो चाहिए ना भाई, ऐसा नहीं है कि लॉ बैकग्राउंड नहीं है, लॉ फर्टर्निटी नहीं है तो उसको सीजीआई बना देंगे। तो आर्टिकल क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपको पूछे क्या कि कौन किस आर्टिकल के थ्रू हम सीजीआई का अपॉइंटमेंट करते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, दैट आर्टिकल इज आर्टिकल 124 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड एज पर दिस आर्टिकल एन इंडियन सिटीजन हु इज बिलो 65 ईयर्स ऑफ एज, तो एट बिलो मतलब 65 ईयर ऑफ एज से कम होने चाहिए, एंड इज एलिजिबल टू बी रिकमेंडेड फॉर अपॉइंटमेंट एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, राइट? इफ व्हाट, ही शी हैज बीन अ जज ऑफ वन और मोर हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 5 ईयर, या तो वो किसी एक या एक से ज्यादा हाई कोर्ट के जज रह चुके हों 5 सालों तक, या वो एडवोकेट भी रह चुके हों किसी एक या एक से ज्यादा हाई कोर्ट में फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स। अगर जज हैं तो एटलीस्ट 5 ईयर, इफ एडवोकेट हैं तो एटलीस्ट 10 ईयर्स। और एक तीसरा भी है क्लॉज इसमें, इफ ही शी इज इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की ओपिनियन में ही इज अ डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट। तो ये है, तीन चीजें क्राइटेरिया दी गई हैं, किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 124 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड एज क्या होना चाहिए, बिलो 65 ईयर्स ऑफ एज, देन ही इज एलिजिबल टू बी व्हाट, द सुप्रीम कोर्ट जज। ओके, अब ये एक कोलिजियम सिस्टम आता है, इसको काफ़ी क्रिटिसाइज किया जाता है, अब काफ़ी जुडिशरी टारगेट में भी है। द्रौपदी मुर्मू ने एक बार अभी रिसेंटली इस पे कहा भी कि ये क्या है, जजेस अपने आप, जजेस ही जजेस को अपॉइंट करते हैं। तो इट इज़ वेरी आयरनी कि अब एक सिस्टम है जिस सिस्टम में जो इंसान अपॉइंट हो रहा है और वही उस पद पे भी है, तो ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि जो कैसे इवोल्यूशन हुआ कोलिजियम सिस्टम का। कोलिजियम जो सिस्टम है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, द वर्ड कोलिजियम इज नोवेयर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये इवॉल्व हुआ थ्रू सुप्रीम कोर्ट के अपने ही केसेस से, तीन जजेस, थ्री जजमेंट केस है, थ्री जजमेंट हुए सुप्रीम कोर्ट उसको फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस एंड थर्ड जजेस केस कहते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये टाइमलाइन बेसिकली आपको एक पता होना चाहिए। सबसे पहले आया फर्स्ट जजेस केस, ठीक है, बैक इन 1982, देन वी हैव द सेकंड जजेस केस, देन वी हैव थर्ड जजेस केस। तो ये तीनों से क्या है, सेकंड जजेस केस के बाद कोलिजियम का इवोल्यूशन होता है। एक एनजैक भी आया, उसको कई बार फोर्थ जजेस केस भी कहते हैं, लेकिन एनजैक को पार्लियामेंट ने क्या किया, इसको हटा दिया, एबॉलिश कर दिया एनजैक को, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन इसको कहते हैं। ये 99th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आया था, पर एनजैक हैज बीन एबॉलिश बाय द पार्लियामेंट। ठीक है, एनजैक हैज बीन अबॉलिश बाय द पार्लियामेंट। तो थ्री जजेस केस है, ठीक है। इस जजेस केस के थ्रू ही जो कोलिजियम सिस्टम है वो भारत में इवॉल्व होता है, लेकिन ऐसे एज सच कोलिजियम इज नो वेयर मेंशन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो तीन सुप्रीम कोर्ट के केसेस के थ्रू, जजमेंट के थ्रू, इसको क्या कलेक्टिवली कहते हैं, थ्री जजेस केस। पहला जज केस आया 1982 में, जिसको हम फर्स्ट जजेस केस कहते हैं। केस था एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें एग्जीक्यूटिव के पास अल्टीमेट पावर था इन अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। तो इसमें कहते थे कि कंसल्टेशन की जरूरत नहीं है। कंसल्टेशन का मतलब कंकरेंस नहीं है। ऐसा लगता है कि ठीक है भाई,
सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ठीक है प्रेसिडेंट जो है वो सीजीआई को टर्न डाउन कर सकते हैं, तो मान लिया जाता था। तो इसमें जुडिशरी का कोई रोल नहीं था ज्यादा, एग्जीक्यूटिव का एक अल्टीमेट से था, ठीक है। तीन ऑर्गन होता है, एक होता है एग्जीक्यूटिव, वन इज लेजिस्लेटिव, और क्या होता है एक, वन इज जुडिशरी, ठीक है। एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव वन हूँ, लेजिस्लेट लॉ यानी जो लॉ बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव वन हूँ इम्प्लीमेंट लॉ, एंड जुडिशरी तो इंडिपेंडेंट है, मतलब जो जो केसेस वाली चीजें हैं वो जिसको देखता है, वो इज जुडिशरी। तो जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट ऑर्गन है गवर्नमेंट का, लेकिन लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव का रोल आपस में ओवरलैप होता रहता है। लेजिस्लेटिव वन हु इज लेजिस्लेट लॉ एंड एग्जीक्यूटिव इज वन हु इम्प्लीमेंट लॉ। तो एग्जीक्यूटिव पार्ट में क्या है, ब्यूरोक्रेसी आ जाती है ना, ब्यूरोक्रेसी, और जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। तो इसमें कहते हैं कि फर्स्ट जजेस केस के हिसाब से एग्जीक्यूटिव को ही अल्टीमेट पावर होता था इन अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, एंड हियर कंसल्टेशन ऑफ द जुडिशरी डज नॉट मीन्स कंकरेंस। सो द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट the president can turn down the recommendation of the CGI, right? Then came the second judges case. This is very important क्योंकि जो collegium system का evolution है, it started from the second judges case only. तो एक अगर क्वेश्चन पूछे कि जो कोलिजियन सिस्टम है आज जुडिशरी के अपॉइंटमेंट में, उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, उसकी शुरुआत होती है सेकंड जजेस केस से। सेकंड जजेस केस केम बैक इन 1993। इसमें कहा गया कि नहीं भाई, कंसल्टेशन का मतलब कंकरेंस भी होना चाहिए। तो इसमें एक सीजीआई अलोंग विथ टू सीनियर मोस्ट जजेस के साथ सुप्रीम कोर्ट क्या करता था, सुप्रीम कोर्ट में जजेस की अपॉइंटमेंट की जाती थी। तो सीजीआई ओनली नीड टू कंसल्ट अ कोलिजियम, कोलिजियम मतलब दो लोगों का समूह, ठीक है। तो इसमें क्या करते थे, दो सीनियर मोस्ट जजेस का कोलिजियम होता था, और सीजीआई इन लोगों से ही कंसल्ट करते थे। तो सीजीआई प्लस टू सीनियर मोस्ट जज को कंसल्टेशन में लिया जाता था, और उनके थ्रू ही पूछा जाता था कि अब किसको हम जो है जजेस बनाएंगे, ठीक है, कहाँ जो भी अपॉइंटमेंट होगी वो उनके थ्रू होगी। तो सीजीआई अलोंग विथ सीजीआई ओनली नीड टू कंसल्ट अ कोलिजियम ऑफ टू सीनियर मोस्ट जजेस, ठीक है। पहले वाले में ऐसा कोई क्लॉज ही नहीं था। तो यहाँ पे कंसल्टेशन का मतलब कंकरेंस भी है। तो सीजीआई नीड टू कंसल्ट अ कोलिजियम ऑफ टू सीनियर मोस्ट जजेस। ये हुआ सीनियर, ये क्या हुआ सेकंड जजेस केस। फिर थर्ड जजेस केस में आया, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कोलिजियम के स्ट्रेंथ को एक्सपैंड कर दिया। सेकंड जजेस केस में हमने क्या देखा, सीजीआई प्लस टू सीनियर मोस्ट जजेस। फिर क्या आया, अब यहाँ पे आया कोलिजियम को थर्ड जजेस केस में। थर्ड जजेस केस केम बैक इन 1999, है ना, 1998 का है लेकिन 1999 में आया। तो पहला जजेस केस आया 1982 में। इसमें क्या था, इसमें एग्जीक्यूटिव के पास ही पावर था, इसमें कोई कंसल्टेशन नहीं होता था, कंसल्टेशन डज नॉट मीन कंकरेंस। देन केम द सेकंड जजेस केस इन 1993। इसमें क्या कहा गया कि कंसल्टेशन मींस कंकरेंस, यानी सीजीआई जो है वो टू सीनियर मोस्ट जजेस से क्या करेंगे, कंसल्ट करेंगे, और उसके बाद ये अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के जजेस का। फिर 1999 में थर्ड जजेस केस आया, इसमें कोलिजियम के जो स्ट्रेंथ है उसको एक्सपैंड किया गया, एंड इट इंक्लूड सीजीआई along with the four senior most Supreme Court judges in case of Supreme Court judge appointment, ठीक है। तो थर्ड देख लिया हमने। पहले में क्या था, एग्जीक्यूटिव के पास फाइनल अथॉरिटी थी, और यहाँ पे कंकरेंस का मतलब कंसल्टेशन नहीं होता था। ये था फर्स्ट जजेस केस। देन केम द सेकंड जजेस केस इन 1999, जहाँ पे क्या है, कंकरेंस का मतलब कंसल्टेशन होता है, और यहाँ पे सीजीआई क्या करेंगे, दो सीनियर मोस्ट जजेस से कंसल्ट करेंगे इन अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस। देन केम द थर्ड जजेस केस इन 1999। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कोलिजियम की स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं। अब सीजीआई चार सीनियर मोस्ट जजेस से कंसल्ट करेंगे, सीजीआई अलोंग विद द फोर सीनियर मोस्ट जजेस केस, ठीक है। एंड इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन हाई कोर्ट, इट इंक्लूड अ हाई कोर्ट जस्टिस एंड टू सीनियर मोस्ट। तो हाई कोर्ट के लिए भी सिमिलर है लेकिन थोड़ा कंडीशन अलग है। तो ये हो गया थ्री जजेस केस। इसके बाद एनजैक आता है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, लेकिन उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाता है। 99th अमेंडमेंट के थ्रू आता है एनजैक 2014 में, लेकिन एनजैक जो है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, उसमें एक कमेटी होती है, उस कमेटी के थ्रू कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट किया जाएगा। लेकिन लेटर ऑन गवर्नमेंट क्या करती है, उसको एबॉलिश कर देती है उस एक्ट को ही। अब वापस से जुडिशरी टारगेट पे है। इन द डेज टू कम विल सी कि व्हाट आर द चेंजेस इन द कोलिजियम सिस्टम एज वेल। देन व्हाट आर द क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस, ये हमने देख लिया। आर्टिकल 124 में मेंशन्ड है क्या, 65 साल से कम के होने चाहिए, एंड ही शुड बी अ जज ऑफ द हाई कोर्ट और हाई कोर्ट इन सक्सेशन फॉर 5 years, और ईदर एडवोकेट ऑफ अ हाई कोर्ट और हाई कोर्ट इन सक्सेशन फॉर 10 years, और ईदर ही शुड बी अ डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट। तीन क्राइटेरिया दिखा। सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया सिटीजन ऑफ इंडिया, ये तो होगा ही, एंड जो एक बिलो 65 years ऑफ एज, ठीक है।
ओथ इनको प्रेसिडेंट दिलाते हैं क्योंकि वही अपॉइंटमेंट कराते हैं, बाकी यही होता है ओथ में, टू अपहोल्ड द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, टू डली एंड फेथफुली टू इट बेस्ट अबिलिटी नॉलेज एंड जजमेंट परफॉर्म द ड्यूटी ऑफ हिज ऑफिस विदाउट फियर और फेवर, एंड टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है उस लॉ के थ्रू ही ये क्या करें, अपना सर्विस दें, है ना, पार्शियलिटी ना दें, ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इधर जुडिशरी ब्यूरोक्रेसी anything is concerned, transparency is a very important factor. ओके, देन टेन्योर ऑफ जजेस की बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कोई भी फिक्स टेन्योर नहीं है, पर ऐसा कहा गया है प्रोविजन के थ्रू की ही होल्ड ऑफिस अंटिल ही अटेन द एज ऑफ 65 ईयर्स, ठीक है, एंड ही कैन रिजाइन इज ऑफिस। रेजिग्नेशन कैसे कर सकते हैं, डायरेक्ट या तो प्रेसिडेंट को लिखते हैं, और इनको हटाया भी जा सकता है फ्रॉम हिज ऑफिस ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट। इनको हटाना इतना आसान नहीं है, उसके लिए एक जजेस इंक्वायरी एक्ट है 1968 में। कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ग्राउंड मेंशन्ड है ना, जैसे कि अगर इनको रिमूव करना है तो कुछ तरीके भी होने चाहिए, कुछ ग्राउंड भी होना चाहिए कि उन्होंने क्या वायलेशन किया तो इनको हम रिमूव कर सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो ग्राउंड लिखा हुआ है ये है कि एक क्या है, इनको सिर्फ प्रेसिडेंट ही रिमूव कर सकते हैं ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, है ना, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। और वो एक मोशन पास किया जाएगा पार्लियामेंट में, दोनों हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में, लोकसभा में भी पास किया जाएगा और राज्यसभा में पास किया जाएगा बाई स्पेशल मेजोरिटी। उसके बाद ही ये रिमूव किए जा सकते हैं, तो इनका रिमूवल इतना आसान नहीं होता है। और इस प्रोसेस, इनका जो रिमूवल का जो प्रोसेस है उसको इम्पीचमेंट कहते हैं, ठीक है। इम्पीचमेंट नहीं, इम्पीचमेंट तो प्रेसिडेंट का होता है, लेकिन ये वो सिमिलर ही प्रोसेस, जैसे इम्पीचमेंट बहुत ही टफ होता है उसी तरह से रिमूवल ऑफ जजेस इज ऑल्सो नॉट वेरी इजी। वाई? क्योंकि बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट से स्पेशल मेजोरिटी से पास करना होता है। जो प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी है, it shall be proved by a impartial tribunal on the composition of जो ट्राइब्यूनल है that is decided under judges inquiry act। तो एक judges inquiry act आया 1968 में, और इसी के थ्रू इनका रिमूवल होता है। रिमूवल में क्या होता है, स्पेशल मेजोरिटी से बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में पास किया जाता है मोशन को, अगर पास होता है देन द जज इज रिमूव्ड, ठीक है। यही है इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग कैसी होती है। रिमूवल मोशन एटलीस्ट 100 मेंबर साइन करते हैं, अगर लोकसभा में मोशन अगर मूव किया जा रहा है तो 100 मेंबर लोकसभा के साइन करने चाहिए इनके मोशन को, और अगर आप राज्यसभा में कर रहे हो तो 50 मेंबर साइन करना चाहिए। और जो भी वहाँ पे जो मतलब जो सीनियर होते हैं, जैसे कि लोकसभा के केस में कौन होता है, हेड स्पीकर होता है, और राज्यसभा के केस में चेयरमैन होता है। तो वो मोशन क्या होता है, वो मोशन लोकसभा के केस में स्पीकर को दिया जाता है अगर 100 मेंबर्स उस मोशन को साइन करते हैं तो, और इन केस ऑफ राज्यसभा इट इज चेयरमैन। फिर मोशन अगर हो जाता है तो एक 3 मेंबर कमेटी होती है, उस मेंबर कमेटी उसको इन्वेस्टिगेट करती है, और अगर वो ऐसा पाया जाता है कि ही इज प्रूव टू बी द गिल्टी ऑफ चार्जेस ऑफ मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, देन ही इज विड्रॉन, ठीक है, उनको हटना पड़ता है। स्पेशल मेजोरिटी है, स्पेशल मेजोरिटी से थ्रू आ जाता है। बाकी हम आने वाली क्लासेस में पॉलिटी में आई डिस्कस कि और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। एक सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट भी है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने डिक्लेयर किया कि दिल्ली जो है वही सीट होगा सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन साथ ही साथ इसने सीजीआई को एक ऑथराइज भी किया कि अगर ये चाहे तो दिल्ली के अलावा भी कहीं भी सुप्रीम कोर्ट का जो सिटिंग प्लेस है, अभी सुप्रीम कोर्ट का सिटिंग प्लेस न्यू दिल्ली है, लेकिन ऐसा नहीं है कि दिल्ली फिक्स्ड प्लेस है। अगर सीजीआई चाहे तो प्रेसिडेंट के अप्रूवल से, बाय अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट रिक्वायर्ड, व्हाट ही विल डू, he can select other place as the sitting place of the Supreme Court. Okay, so it authorizes the CGI to appoint other place or places or seat of the Supreme Court, but approval of the president is required. ठीक है, तो क्या चाहिए हमें, प्रेसिडेंट का अप्रूवल चाहिए अगर हमें सिटिंग प्लेस को बदलना है। सिटिंग प्लेस दिल्ली है, लेकिन अगर वो चाहेंगे नहीं दिल्ली नहीं भाई हम कोलकाता में चाहते हैं, तो कोलकाता में भी हो सकता है, लेकिन सीजीआई के कहने पे होगा। और सीजीआई को किसका अप्रूवल लेना पड़ेगा, सीजीआई नीड प्रायर अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो सीजीआई अलोंग विद द प्रेसिडेंट अगर दोनों राजी हो जाए तो सिटिंग प्लेस को आप बदल के दिल्ली से जहां चाहो, हैदराबाद, तेलंगाना, राजस्थान, मद्रास, कोलकाता, कहीं भी ले जा सकते हो, ठीक है। ये प्रोविजन ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है, ठीक है। नहीं भी लेंगे तो चलेगा, लेकिन कहते हैं ऐसा कि प्रेसिडेंट से अप्रूवल लेना पड़ता है, लेकिन अगर नहीं भी ले तो दिस इज नॉट कंपलसरी एज इन। अब ये सैलरी और अलाउंस जो होता है इनका, ये पार्लियामेंट डिटरमाइन करता है टाइम टू टाइम कि कितना लीव मिलेगा, क्या पेंशन होगी सुप्रीम कोर्ट के जजेस के। और पार्लियामेंट कैन नॉट ऑल्टर एनी ऑफ दीज प्रिविलेजेस एंड राइट टू द जजेस डिसएडवांटेज आफ्टर द अपॉइंटमेंट। सैलरी अलाउंस एंड पेंशन ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो ये हो गया, ठीक है। प्रोविजन मैंने आपको बता दिया, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 124 के थ्रू
एंड जो हाई कोर्ट में जो जजेस बनते हैं उनका क्या है, आर्टिकल 217। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन। सो दिस इज ऑल, वेरी फर्स्ट आर्टिकल में ही हमने डिस्कस किया। एक और बिल आया, कर्नाटका गवर्नमेंट ने एक बिल पास किया दैट सीक टू क्रिएट 50% कोटा फॉर लोकल रेसिडेंट इन मैनेजमेंट जॉब। ठीक है, तो इसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविजन हम देखेंगे। जैसे क्या लिखा हुआ है पे, कर्नाटका गवर्नमेंट हैज क्लियर्ड अ बिल मैंडेटिंग दैट इंडस्ट्रीज फैक्ट्री एंड अदर एस्टैब्लिशमेंट अपॉइंट लोकल कैंडिडेट इन 50% ऑफ मैनेजमेंट पोजीशन एंड 75% इन नॉन मैनेजमेंट पोजीशन। तो ऐसा ये बिल पास हो पाता है या नहीं, विल सी। ऐसा बहुत पहले भी हो चुका है, पहला नहीं है। अभी रिसेंटली हरियाणा गवर्नमेंट ने भी ऐसा किया था, पर क्या हुआ वहाँ पे, उसको खारिज कर दिया कोर्ट ने, और ये ऐसा लागू नहीं हो पाया। सेम यहाँ पे भी होना चाहिए एज इन, लेकिन लेट्स सी द प्रोसीडिंग क्या होता है आगे जाके। इस एक्ट में डिफाइन किया गया है भाई लोकल कैंडिडेट कौन है। तो अ पर्सन हु इज बोर्न इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड हु इज डोमिसाइल्ड इन द स्टेट फॉर पर्सन पीरियड ऑफ 15 years and even who is capable of speaking, है ना, रीडिंग एंड राइटिंग कन्नड़ इन लिजिबल वे। अगर नहीं ये क्या है, पास कर पाएंगे, तो इसके लिए एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, नोडल एजेंसी कराएगी, अगर पास होते हैं तो ठीक है, अदरवाइज वो लोकल का भी क्या है, उनको भी नहीं माना जाएगा कि ये कर्नाटका के रेसिडेंट है। लेकिन उसके लिए भी एक और क्राइटेरिया कहा गया है कि क्या, अगर ऐसा लगता है कि जो क्वालिफाइड और सूटेबल लोकल कैंडिडेट अवेलेबल नहीं है, तो जो इंडस्ट्री और सेटलमेंट है वो क्या कर सकती है, नेसेसरी स्टेप्स ले सकती है, और जो लोकल कैंडिडेट है उनको 3 साल तक उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। तो इसका एडवांटेज ये देखो क्या, एक तो एम्प्लॉयमेंट का एडवांटेज है। अगर एडवांटेज देखे तो इसका दो एंगल है। एक तो एम्प्लॉयमेंट एंगल है, एम्प्लॉयमेंट एंगल की जो भी लोकल लोग हैं यहाँ के स्टेट के, उनका एम्प्लॉयमेंट रेट थोड़ा बढ़ जाएगा। एक उसका पॉलिटिकल एंगल भी है, पॉलिटिकल माइलेज मिलेगा, पार्टी दिखाएगी कि हमने मैंडेट में कहा था कि हम ऐसा ऐसा करेंगे, तो पॉलिटिकल गोल वाली भी बात होती है। लेकिन लार्जर पर्सपेक्टिव में एक नेगेटिव चीज़ क्या है कि इफ़िशिएंसी ड्रॉप हो जाएगी। दूसरा, एक रीजनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो बढ़ जाएगा, है ना। इफ़िशिएंसी कैसे ड्रॉप हो जाएगी, आप मान लो कि किसी आदमी के पास ज़्यादा स्किल है और वो दूसरे स्टेट का है, तो आप क्या है, रिजर्वेशन की वजह से क्या है, उसको तो जॉब दोगे नहीं, क्योंकि 50% मैंडेट कर दिया आपने। तो एफिशिएंसी विल ड्रॉप डाउन एंड सब्सिक्वेंटली रीजनलिज्म जो है आप प्रमोट कर रहे हो, तो रीजनलिज्म भी बढ़ेगा, इसकी वजह से हेट रेट बढ़ सकता है। तो लेट्स सी, अब कॉन्स्टिट्यूशन में हम देखते हैं कि क्या ग्राउंड है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल 16 है। आर्टिकल 16 इज रिलेटेड टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। इसमें कहते हैं कि नो सिटीजन, किसी भी सिटीजन को आप ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ एंड रेसिडेंस के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते अगेंस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एम्प्लॉयमेंट और ऑफिस अंडर द स्टेट। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे रेसिडेंस वाला क्राइटेरिया की बात कर रहे हैं। तो हमारे संविधान में आर्टिकल 16 क्लॉज 2 के थ्रू क्या लिखा गया है, किसी भी सिटीजन को आप इन ये जो आधार दिए गए हैं, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंस और एनी अदर ऑफ देम, इसके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते स्टेट में। लेकिन इसी आर्टिकल 16 में एक और क्लॉज है, आर्टिकल 16 क्लॉज 4। वो क्या कहता है, वो कहता है कि अगर स्टेट चाहे तो रिजर्व कर सकता है अपॉइंटमेंट और पोस्ट इन पब्लिक सर्विसेज फॉर बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन इफ, अगर उसको ऐसा लगता है कि उनका रिप्रेजेंटेशन जो स्टेट सर्विसेज में है उसमें एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो ऐसे केस में स्टेट कैन रिजर्व अपॉइंटमेंट और पोस्ट इन पब्लिक सर्विसेज। देख लो पहले में क्या कहा गया 16 में, आर्टिकल 16 क्लॉज 2 में, कि आप रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ और रेसिडेंस के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो। लेकिन वहां पे एक और आर्टिकल है 16 क्लॉज 4, इसमें कहा गया कि अगर स्टेट को ऐसा लगता है कि जो बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन है उसके स्टेट में अगर उनका रिप्रेजेंटेशन एडिक्वेटली नहीं किया गया स्टेट सर्विसेज में, तो स्टेट उनके रिजर्वेशन को, ऐसे अपॉइंटमेंट को प्रमोट कर सकती है। ठीक है, पर ये जो टर्म है ना बैकवर्ड क्लासेस, ये कहीं भी डिफाइंड ही नहीं है, दैट्स द प्रॉब्लम। बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन इज डिफाइंड नोवेयर। ये एक लिस्ट होता है, नोटिफाइड लिस्ट स्टेट बनाती है, प्रेसिडेंट को भेजती है, उसके बाद उस पर बताया जाता है कि बैकवर्ड क्लासेस है या नहीं। सब वही है, आर्टिकल 16 फोर नथिंग दिस आर्टिकल shall prevent the state from making any provision for the reservation for appointment or post in favor of any backward class of citizen जो उनके ओपिनियन में, which in the opinion of state is not adequately represent the service under the state। दिस इज 16 क्लॉज 4। एक और हमारे पास आर्टिकल है, आर्टिकल 90, जिसमें कहते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। उसमें एक आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 1 क्लॉज ई और जी है। ई में क्या कहते हैं,
टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट और टेरिटरी ऑफ इंडिया, कि जो सिटीजन है उनके पास अधिकार है कि भारत के किसी भी हिस्से में वो रह सकते हैं और सेटल कर सकते हैं। एंड ही इज ऑल्सो फ्री टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, है ना। तो इस ये आर्टिकल के थ्रू क्या मिलता है कि आप भारत की किसी भी टेरिटरी में रह सकते हो और कोई भी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन क्या है, प्रैक्टिस कर सकते हो। तो देखते हैं क्या होता है ना। ऐसे बहुत सारे लेजिस्लेशन पास हुए लेकिन फाइनली कोर्ट ने क्या है उसको खारिज कर दिया, है ना। सो लेट्स सी व्हाट आर द अपडेट, whatever the update will be, we'll discuss in the days to come। लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, ये आपको ध्यान में रखने की जरूरत है, डायरेक्टली पूछा जा सकता है। आर्टिकल 16 क्लॉज 2, है ना। आर्टिकल 16 क्लॉज 2 क्या कहता है कि रिलीजन, रेस, कास्ट, रेसिडेंस, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेंट के बेसिस पे आप किसी भी सिटीजन को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते अंडर द स्टेट इन टर्म्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। और आर्टिकल 16 क्लॉज 4 क्या कहता है, अगर स्टेट को लगता है कि उसके जो उसमें वहाँ से जो सिटीजन है उसके अंदर जो बैकवर्ड क्लास के अंदर आते हैं, अगर उनका रिप्रेजेंटेशन एडुकेटली रिप्रेजेंट नहीं है वो स्टेट सर्विसेज में, तो उनको रिजर्वेशन देके उसको प्रमोट करता है। फिर उसी में एक आर्टिकल हमारे पास 19 है, विच इज राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। उसमें 19 क्लॉज 1 ई में कहा क्या क्या कहा गया है कि a citizen can reside in settle in any part of the territory of India and he is free to practice any profession or to carry on any occupation, trade or businesses. So this is all from the article. एक दूसरा आर्टिकल अपन देखते हैं, CSIR चीफ एन कैलेशवी गेट 2 ईयर एक्सटेंशन। तो ये करंट अफेयर्स हो गया। नाला थामी कैलेश्वरी जो पहली वुमेन डायरेक्टर है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है क्या, इज द फर्स्ट वुमेन डीजी ऑफ द CSIR। CSIR क्या है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो इनको क्या है, गवर्नमेंट ने 2 साल का और एक्सटेंशन दे दिया है। एंड आपको याद रखना पड़ेगा क्या, सबसे पहले तो ही इज द फर्स्ट वुमेन डीजी, इज द फर्स्ट वुमेन डीजी, is the first woman DG, Director General of CSIR, very important body CSIR। CSI पहले तो फुल फॉर्म जानने की जरूरत है, CSIR की फुल फॉर्म क्या है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। व्हाट इज CSIR? CSIR is Council of Scientific and Industrial Research and the first woman DG is नाला थामी कैलेशवी, और इनके टर्म को 2 साल का और एक्सटेंशन मिला है। ठीक है, अब देखते हैं सबसे पहले कि CSIR क्या है। तो CSIR स्टैंड फॉर काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। क्या है CSIR? CSIR इज काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। देन एक काफी इंपॉर्टेंट एक ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर था जो काफी न्यूज में था, जिसका नाम था श्वास, कोविड के टाइम पे। तो CSIR की टीम ने, CSIR सीमरी एक ब्रांच है, हैदराबाद बेस्ड कंपनी है, इन दोनों ने मिलकर एक कॉन्सेंट्रेटर बनाया, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, जिसका नाम हुआ श्वास, है ना। जैसे काफी ज्यादा ऑक्सीजन लेवल लोगों का डिप करने लगा था, सैचुरेशन हुआ डिपिंग। तो ये बैक देन क्या है, ऑक्सीजन की काफी कमी थी, तो ड्यूरिंग कोविड एक ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बनाया गया श्वास, which was developed by CSIR, which is Science Council of Scientific and Industrial Research, along with a Hyderabad-based company Jain Medical। तो श्वास क्या है, एक ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर है जो CSIR ने बनाया। CSIR जो है, इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है, इट इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक। ठीक है, किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक। नाउ योर होमवर्क इज you have to comment down who is the minister of council of who is the minister for science and technology। ठीक है, then where is the headquarter of CSIR? CSIR का headquarter न्यू दिल्ली में है, based in the capital of India। And CSIR stand for Council of Scientific and Industrial Research, which is under the purview and administrative control of Ministry of Science and Technology। And a concentrator named SWAS was developed by CSIR along with the Hyderabad-based company Jain Medical। ठीक है, और CSIR कब बनता है, तो उसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर है 1942, सितंबर 26 1942। ठीक है, सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे CSIR का फुल फॉर्म क्या है, देन एस्टैब्लिशमेंट ईयर क्या है, देन वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ CSIR एंड who established the CSIR in India, very important। So the Council for Scientific and Industrial Research was established by शांति स्वरूप भटनागर। और CSIR के अंदर सबसे बड़ा इंडिया में कहते हैं कि जो साइंस में जो अवार्ड दिया जाता है वो शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड ही है। तो क्यों दिया जाता है, क्योंकि CSIR जो है इसका एस्टैब्लिशमेंट किसने किया, शांति स्वरूप भटनागर जी ने। ठीक है, तो दिस इज ऑल फ्रॉम CSIR। अभी एक न्यूज़पेपर में एक ABO क्लासिफिकेशन सिस्टम के ऊपर आया है कि हाउ आर ह्यूमन ब्लड ग्रुप डिफरेंशिएटेड। तो जो ह्यूमन ब्लड है उसमें एक RBC कहते हैं, रेड ब्लड कॉर्प्यूल्स, कॉर्प्स्यूल्स।
एक कॉन्स्टिट्यूएंट है जो रेड कलर देता है, कहते हैं ब्लड को रेड कलर कौन सा देता है, आरबीसी होता है, रेड ब्लड कॉर्पस्यूल। ठीक है, इसमें इसके सरफेस में दो चीजें होती हैं, एक एंटीजन होता है जिसको प्रोटीन कहते हैं और एंटीबॉडी, दोनों चीजें होती हैं। तो हम देखते हैं कि किस तरह से क्लासिफिकेशन है। ब्लड बेसिकली एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, कहते हैं कि जो भी हेल्दी पर्सन है उसमें अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर है ना, 5 लीटर जो है ब्लड सर्कुलेट करता है थ्रू आउट द बॉडी। ऐसे भी पूछ सकते हैं डायरेक्टली कि ह्यूमन बॉडी, एक हेल्दी ह्यूमन इंडिविजुअल में कितना अप्रोक्सीमेटली ब्लड सर्कुलेट करता है थ्रू आउट द बॉडी, तो इट इज 5 लीटर ऑफ ब्लड। सॉरी। देन जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है, कार्ल लैंडस्टीनर, वेरी इंपॉर्टेंट नेम, कार्ल लैंडस्टीनर आप याद रखेंगे, एक ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एबीओ जो ब्लड सिस्टम है वो 1900 में इन्होंने डिस्कवरी किया, और डिस्कवरी ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुप के लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला। सो जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है हमारा, जो एबीओ, ए बी, ए आप सुनते होंगे ब्लड ग्रुप ए बी ओ, ये जो इसकी जो डिस्कवरी है किसने करी, कार्ल लैंडस्टीनर ने, और ये एक ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट थे। And for his discovery of this ABO blood grouping, he was awarded the Nobel Prize. ठीक है, he was awarded the Nobel Prize, कार्ल लैंडस्टीनर। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के समय हम देखते हैं कि जो सबसे इंपॉर्टेंट दो ग्रुप सिस्टम है, एक है एबीओ सिस्टम और दूसरा है रेसस सिस्टम। एबीओ ब्लड ग्रुप जो है, इसमें 4 तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं, ए बी, ए बी एंड ओ। ठीक है, एंड इज मेनली बेस्ड ऑन, मेनली जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है एबीओ में, एबीओ में क्या होता है, 4 ब्लड ग्रुप होता है, देखा होगा आपने, ए बी, देन ए बी एंड ओ। ओ को कहते हैं क्या, यूनिवर्सल डोनर। ओ क्या है, ओ इज यूनिवर्सल डोनर, यानी ये इससे कोई भी खून ले सकता है। और रिसिपिएंट, ये बहुत बढ़िया है, ए बी क्या है, ए बी इज यूनिवर्सल रिसिपिएंट। यूनिवर्सल रिसिपिएंट का मतलब ये किसी से भी खून ले सकता है, ए बी। और ओ क्या है, किसी को भी खून दे सकता है, तो ए बी इज ए यूनिवर्सल रिसिपिएंट एंड ब्लड ग्रुप ओ इज यूनिवर्सल डोनर। ओ क्या है, ओ इज यूनिवर्सल डोनर, याद रखेंगे, ब्लड ग्रुप ओ क्या है, यूनिवर्सल डोनर, एंड ब्लड ग्रुप ए बी इज यूनिवर्सल रिसिपिएंट। ठीक है, एंड एबीओ ब्लड ग्रुपिंग इज डिस्कवर्ड बाय कार्ल लैंडस्टीनर एंड फॉर हिज डिस्कवरी ही इवन गॉट द नोबेल प्राइज। ठीक है, और ये जो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग है, इट इज मेनली बेस्ड ऑन एंटीजन एंड एंटीबॉडीज। एंटीजन एंड एंटीबॉडी, दोनों एंटीजन और एंटीबॉडी प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिसमें एंटीजन होता है, एंटीजन इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। जो आरबीसी होता है ना, आरबीसी जिसके वजह से ब्लड का रेड कलर होता है, उसमें क्या होता है, ये जो एंटीजन होता है ये आरबीसी के सरफेस पे प्रेजेंट होता है। और एक होता है प्लाज्मा, प्लाज्मा के सरफेस पे क्या प्रेजेंट होता है, एंटीबॉडी, एंटीबॉडी है प्रेजेंट होता है। बेसिकली दोनों ही क्या है, दोनों ही प्रोटीन मॉलिक्यूल है, लेकिन एंटीजन जो होता है वो आरबीसी के सरफेस पे होता है, और एंटीबॉडी जो होता है वो प्लाज्मा के सरफेस पे होता है। ठीक है, रेसिस सिस्टम जो है वो इतना डेवलप, वो दूसरे तरह का सिस्टम है। वो उसमें बेसिकली 50 डिफाइंड ब्लड ग्रुप होते हैं, एंटीजन, और उस बेसिस पे ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट एंटीजन को डिस्कस किया जाता है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुपिंग है वो एबीओ है। ठीक है, दो एंटीजन है, एक एंटीजन ए और एंटीजन बी है। तो जो ब्लड ग्रुप ए होता है उसमें ए है तो एंटीजन ए होगा और एंटीबॉडी बी होगा, ऑपोजिट वाला। बी है तो एंटीजन बी होगा और एंटीबॉडी ए होगा। ए बी में दोनों, ए और बी दोनों एंटीजन होता है, पर इसमें एंटीबॉडी नहीं होता है। वैसे ही जो ओ है उसमें कोई भी ए और बी एंटीजन नहीं होता, पर एंटीबॉडी दोनों होता है। तो ऐसे ही बस आपको इतना जानना है, 4 ब्लड ग्रुप है, ए बी एंड ओ, जिसमें ए बी इज यूनिवर्सल रेसिपिएंट और ओ इज यूनिवर्सल डोनर। ठीक है, और फिर एक है आर एच। अगर आर एच फैक्टर इंसान में पॉजिटिव है तो वो आर एस एस पॉजिटिव हो जाएगा, और आर एच फैक्टर इंडिविजुअल में नेगेटिव है, एबसेंट है, तो वो नेगेटिव हो जाएगा। तो यही है, दिस इज ऑल अबाउट द ब्लड ग्रुप सिस्टम। तो दिस इज ऑल फ्रॉम द इम्पोर्टेंट हिंदू आर्टिकल्स। अब देखते हैं, अपन एक बार पेपर देख लेते हैं, लेट्स सी व्हाट आर द इम्पोर्टेंट थिंग वी आर मिसिंग, कुछ छोड़ तो नहीं रहे अपन। वेरी सॉरी। देखो ये इनकाउंटर, ये सब तो हमारे मतलब की चीज़ नहीं है, मतलब पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये हमने डिस्कस कर लिया है ना, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था क्या, कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल है ना, कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल वी हैव डिस्कस्ड।
कौन कौन से आर्टिकल थे इसमें? आर्टिकल 262 के थ्रू क्या है, दो चीजें बनाई गई। एक रिवर बोर्ड एक्ट आया 1956 में, अभी तक कोई भी रिवर बोर्ड एक्ट नहीं बना। और दूसरा इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल, जो वो भी 1956 में आया, और अभी तक बहुत सारे डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल बनाए जा चुके हैं। और इसका मैंडेट कहाँ से मिला इनको? आर्टिकल 262 के थ्रू, 262, राइट। तो दिस वी हैव डिस्कस। नीट के ऊपर और भी मसाला मिल रहा है कि जिन्होंने पेपर चुराया उनको अरेस्ट किया गया, और ये हो not important. Karnataka bill we have discussed. These things are not important for us. Then सब पॉलिटिकल चीजें हैं। कावेरी डिस्प्यूट वी हैव डिस्कस्ड, है ना। ये जयराम रमेश जी बीजेपी के नेता हैं, सॉरी कांग्रेस के, ये कह रहे हैं कि अगर क्या है, बजट में हम देखते हैं, अगर बीजेपी क्या है, एमएसएमई को रिवाइव करती है। एमएसएमई क्या है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है। एमएसएमई हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। एनपीए मैंने आपको एक बार एनपीए बता चुका हूँ मैं। नॉन परफॉर्मिंग एसेट, व्हाट इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट? एबीओ वी हैव डिस्कस। एडिटोरियल में आज जो सेंट्रल एग्जामिनेशन है नीट के ऊपर है, नॉट एज इम्पोर्टेंट। नीट वी हैव डिस्कस। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में आपको बता चुका हूँ। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी पे अगर कुछ आता है बताएंगे। इन्फ्लेशन कह रहे हैं कि थोड़ा बढ़ रहा है, मैं अपन ये भी डिस्कस कर चुके हैं। कोर इंडेक्स वी हैव डिस्कस। दो तरह का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है ना, जो कंज्यूमर लेवल पे होता है। एक फूड प्राइस इंडेक्स होता है, जो उसमें नापते हैं कि फूड इन्फ्लेशन कितना ज़्यादा है और कम है। तो दिस ऑल वी हैव डिस्कस. So this is all from the today's Hindu edition. We'll meet day after tomorrow. Thank you everyone for joining.